मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय। क्लास में क्या पढ़ा था? साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन पढ़ा था। और ये साइमन कमीशन का ही जो है इसी का समझ लो एक तरीके से अग्र पार्ट है, अगला भाग है। तो आज हम लोग जो है साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप जो नेहरू रिपोर्ट आती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो कि 10 मई 1928 को प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? 10 मई 1928 को, ठीक। तो सब पहले हम लोग नेहरू रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में जिन्ना का जो है 14 सूत्री फार्मूला देखेंगे। तो 2 टॉपिक है, इस पर अध्ययन करना है। देखो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, ये साइमन कमीशन से ही जो है उसके आगे का भाग है। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 का जांच करने के लिए ना। भारत शासन अधिनियम जो 1919 में गठन किया गया था, उस अधिनियम के तहत क्या भारत में शासन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई 1919 में कई चीज़ें सुधार की गई थी, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया है। क्या क्या सुधार किया गया था उसमें? मुख्य रूप से यह है कि प्रांतीय शासन को द्वैत शासन बना दिया गया था, ठीक है। और जो केंद्रीय विधायिका थी इसको, उसकी सीटों को बढ़ा दिया गया था, और उसमें उच्च सदन और निम्न सदन 2 सदनीय बना दिया गया था। तो क्या इसमें भारतीयों की भागीदारी कितनी है, किस तरीके से जो है शासन सत्ता चल रही, इसी के वजह से जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? 8 नवंबर को, 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया था, ठीक। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे भारत में? कल मैंने बताया था, क्योंकि इसमें 7 सदस्यीय समिति थी। ये कितनी सदस्यीय समिति थी? 7। और 7 कौन थे? अंग्रेज थे। 7 जो है गोरे थे, अंग्रेज थे, ठीक है। जब 7 गोरे थे तो इसीलिए इसको क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन। अब इसी वजह से, और एक तो समय से पहले 2 कारण थे विरोध करने का साइमन कमीशन का। एक तो सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, गोरे थे। और दूसरी बात क्या थी? इसमें जो है समय से पहले इसका गठन कर दिया गया, जो है गठन होना था 3 साल 4 साल बाद, और गठन कर दिया गया पहले ही। तो इस वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। तो हमने बताया था उस समय भारत में जो भारत सचिव था, कौन था? भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड, ये क्या थे? भारत सचिव। तो इन्होंने भारतीय पार्टियों को कहा कि तुम लोग विरोध कर रहे हो किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, दम है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तो फिर भारतीय संविधान बना के दिखाओ। कहा कि तुम भारतीय संविधान का तुम खाका ही बना के दिखा दो तो मान लेंगे बहुत बड़े पहलवान हो। और खाका बना लो और सब में सहमति हो जाए। तुम्हारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ, हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, यूनियनिस्ट पार्टी है, जस्टिस पार्टी है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं ना। और तुम लोग बना लो एक संविधान का मसौदा, खाका तैयार कर लो, और फिर सबसे अप्रूवल करा लो, सब लोग उस पर सहमत दर्ज कर दें, तो फिर तुम जो बना के लाओगे उसी के हिसाब से संविधान चलाएंगे तुम्हारे देश में। तो कांग्रेस ने कहा बढ़िया है, हमको मौका मिल रहा है। तो कांग्रेस, अब ये कब की बात है? ये बात है 24 नवंबर की। कब की बात है? 24 नवंबर 1927 की बात है। 24 नवंबर 1927 को बर्केनहेड ने, किसने? बड़े से हेड ने, कौन से? बड़े से हेड ने, बर्केनहेड, याद रहेगा ना। तो बड़े से हेड ने, बड़े सी खोपड़ी ने, जो कि भारत सचिव था भारत का, इसने क्या किया? जो है कांग्रेस पार्टी ही उस समय लीडिंग पार्टी थी, तो उनके नेताओं को जो है चैलेंज दिया कि तुम संविधान बना के दिखाओ और सबसे सहमत करा लो। बना तो लोगे, मुझे पता है, क्योंकि
पढ़े लिखे हो भैया। मोतीलाल नेहरू अच्छे खासे एडवोकेट थे, जो है बैरिस्टर थे, ज्ञान था, और जो है काफ़ी भारत में कई जो है कानूनी व्यक्ति थे, तो बना तो लेते ही, लेकिन कहा भैया सब लोग उस पर सहमत होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बरकन जानता था, क्योंकि हमारे चाचा दादा बाबा सब क्या बीज बो कर गए थे, सांप्रदायिकता का बीज बो कर गए थे। तो जानता था जिन्ना उधर नाराज़ हो जाएगा, उधर अंबेडकर जी नहीं सहमत होंगे, ये सब नाराज़ हो जाएंगे, तो बनाने दो इनको, क्योंकि वो तो गेम खेल रहा था। तो उसने हालांकि जिन्ना को भी बुला करके पहाड़ा पढ़ा दिया होगा कि देखो मतलब ये बना रहे हैं, तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा, पहले से पहाड़ा पढ़ा दिया। तो इस तरीके से 24 नवंबर 1927 को जो है बर्केनहेड ने इनको एक चैलेंज दिया। तो इन लोगों ने चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक बैठक की, फरवरी 1928 में एक बैठक करते हैं, फरवरी 1928 में बैठक करते हैं, ठीक है। और बैठक होती है आपका जो है मुंबई में, भारत के नक्शे में देखते हैं हम लोग, बैठक होती है मुंबई में। तो मुंबई में बैठक हुई, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। यहाँ पर बैठक से केवल कांग्रेस की नहीं बैठक हुई, यहाँ पर सभी दलों को बुलाया गया। कांग्रेस ने सबको न्योता भेजा कि अरे अच्छा मौका है, चलो आओ बनाते हैं सब लोग मिलकर के संविधान का एक खाका बनाते हैं। तो सब दल यहाँ मिलकर के बम्बई में क्या करते हैं, बैठक करते हैं, बम्बई में बैठक करते हैं, मुंबई में या बम्बई में जो भी लिखना हो, यहाँ पर बैठक करते हैं फरवरी 1928 में, ठीक। बैठक होती है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा जो है लगभग यहाँ पर 29 पार्टियाँ, कितनी पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं, 29 पार्टियाँ, लगभग पूरे देश की 29 पार्टियाँ यहाँ पर मुंबई में इकट्ठी होती हैं, सहमत नहीं बन पाती है। उसके बाद फिर दिल्ली में बैठक होती है, उसके बाद ही 1928 में ही दिल्ली में बैठक होती है। कहाँ होती है, दिल्ली में, मई 1928 में, मई 1928 में, ठीक। नहीं मैं ये अगस्त है, 10 अगस्त, ये गलत यहाँ लिख दिया है, ठीक। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त को आती है। मई 1928 में कहाँ बैठक होती है, दिल्ली में। तो मई 1928 में दिल्ली में बैठक होती है। अब यहाँ पर नेहरू जी के अध्यक्ष में 9 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाता है। कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य। देखो 29 और 9 का आंकड़ा याद रखना है। 29 पार्टियाँ मुंबई के सम्मेलन में इकट्ठी हुई, जहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद में मई 1928 में कहाँ बैठक होती है, दिल्ली में। दिल्ली में बैठक होती है और यहाँ पर जो है कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य। अंसारी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अंसारी इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। कौन होते हैं, डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्वकर्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन यहाँ भी बुलाया जाता है दिल्ली में, कई दल आकर बैठते हैं, जिसमें 9 सदस्यों को बनाया जो है एक समिति बनाया जाता है। 9 सदस्यों को एक समिति के अंदर जो है रखा जाता है और इसके मुखिया बनाए जाते हैं। कौन मुखिया, इसके अंसारी के लीडरशिप में तो बैठक होती है, लेकिन जो 9 सदस्यीय टीम बनाई जाती है वो पंडित मोतीलाल नेहरू, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू होते हैं। इसीलिए इसको नेहरू समिति कहा गया है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इसलिए क्या कहा गया, नेहरू समिति कहा गया, ठीक है। तो नेहरू समिति का जो है गठन हो जाता है कहाँ, दिल्ली बैठक में। दिल्ली बैठक में नेहरू समिति की क्या हो जाती है, गठन कर दी जाती है। अब ये 9 सदस्यीय समिति जब नेहरू समिति बन गई तो इसमें कई पार्टियों के लोग शामिल थे, ठीक है। कांग्रेस के नेहरू जी थे ही, और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भी इस समिति के सदस्य थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस भी इस समिति में थे, ठीक है, क्योंकि जो मेन नाम है उनको याद रखना है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। एम.एन. जोशी भी थे इसमें, एम.एन. जोशी भी थे, कई लोग थे, लेकिन महत्वपूर्ण नाम है सुभाष चंद्र बोस का। तो ये 9 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। क्यों गठन किया जाता है, एक संविधान का खाका बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, संविधान का खाका। अब ये संविधान का खाका जो है मई से बनना शुरू करते हैं, यानी मई में समिति गठित हो गई और अगस्त तक ये बना करके कंप्लीट कर देते हैं, अगस्त तक बना करके कंप्लीट कर देते हैं। तो 10 अगस्त वो डेट है जिस दिन इन्होंने क्या बना दिया, खाका तैयार कर दिया। संविधान पूरी तरीके से संविधान तो नहीं बना, लेकिन संविधान का क्या बना दिया, खाका, मोटा मोटी जो है रूपरेखा बना दिया। और जो आज का संविधान है, जो वर्तमान संविधान है, उसमें बहुत सारे प्रावधान जो है देखने को मिलते हैं।
जो इन्होंने संविधान बनाया, संविधान का खाका जो बनाया, वो वर्तमान संविधान के बिल्कुल नज़दीक है जो आज का संविधान है। इसीलिए इसको जो है वर्तमान संविधान का पूर्वगामी कहा जाता है। वर्तमान संविधान का पूर्वगामी कहा जाता है। तो वर्तमान संविधान का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। तो ये याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का क्या कहा जाता है? पूर्वगामी। क्योंकि जो रिपोर्ट बनाई उसमें बहुत सारी बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जो है जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है भारत में, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अर्थात जो है एक अलग से जो है निर्वाचन संगठन था सांप्रदायिक। मुसलमान सिर्फ मुसलमान को चुनेंगे, गैर ब्राह्मण सिर्फ गैर ब्राह्मण को चुनेंगे, सिख सिर्फ सिख को चुनेंगे और एंग्लो इंडियन सिर्फ एंग्लो इंडियन को चुनेंगे। तो एक अलग से जो है एक निर्वाचन मंडल था जिसमें एक विशेष जाति के लोग शामिल थे। तो ये ख़त्म करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए। किसने कहा? नेहरू रिपोर्ट ने। किसने कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है, उसे क्या करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए। और ये कहाँ से आया था? ये शुरुआत हुई थी 1909 से। सांप्रदायिक निर्वाचन कहाँ शुरू हुआ था? 1909 से। और विस्तार कब किया गया? 1911 में। 11 में विस्तार किया गया ना। पंजाब में सिखों को दिया गया और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को दिया गया। 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में इसका विस्तार किया गया था ना। और इसके अलावा जो है क्या क्या और बढ़ाया गया? इसमें जो है यूरोपियंस को दिया गया, यूरोपियंस का अलग, और एंग्लो इंडियन को अलग, उसके लिए निर्वाचन मंडल बनाया गया। तो कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल सही नहीं है, इसको क्या किया जाना चाहिए? भाई ख़त्म किया जाना चाहिए। इसकी जगह सीटें रिजर्व कर दो। इसकी जगह क्या कर दो? जो सीट हैं विधानमंडल की, केंद्रीय विधानमंडल की, प्रांतीय विधानमंडल की, उनमें सीटों को क्या कर दो? रिजर्व कर दो कि जो है इतने परसेंट सीट जो है इस कैटेगरी के लिए रहेगा, इतने परसेंट सीट जो है मुस्लिम के लिए रहेगा, इतने परसेंट सीट जो है ईसाइयों के लिए रहेगा, एंग्लो इंडियन के लिए रहेगा। मतलब इन्होंने एक ऑथेंटिक बात कही। तो ये एक बात कही। और दूसरी बात इन्होंने कहा जो हमारा संसद है, भारतीय संसद, जो संसद की व्यवस्था है उसमें उच्च सदन निम्न सदन तो थे, उनकी सीटों को बढ़ाया जाए। उच्च सदन और निम्न सदन में सीटों को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। उच्च सदन और निम्न सदन, जिसको आज हम निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। तो उच्च सदन में कहा कि 200 सीटें होनी चाहिए। उच्च सदन में कितनी सीटें होनी चाहिए? 200। निम्न सदन में कितनी सीटें होनी चाहिए? 500 सीटें होनी चाहिए। निम्न सदन में 500 सीटें होनी चाहिए। और वर्तमान व्यवस्था अगर देखें तो वर्तमान में जो राज्यसभा है, जिसको उच्च सदन कहते हैं, कितनी सीटें हैं? 250। कितनी सीटें हैं? 250। और वो जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं? अधिकतम 552 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 552 सीटें हैं। तो इसके नज़दीक है कि नहीं? तभी तो इसको जो है वर्तमान संविधान का पूर्वगामी कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं इस नेहरू रिपोर्ट से। तो ये व्यवस्था की गई। और इसके अलावा ये कहा गया कि जो सिंध है उसको अलग कर दिया जाए। सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। सिंध को मुंबई से क्या कर दिया जाए? अलग। और ये बात कहाँ कही गई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी कही गई थी। साइमन कमीशन भी तो कहा था इस बात को। तो कुछ चीज़ें जो है इन्होंने उनकी बातें भी कही, लेकिन कुछ चीज़ों इन्होंने बढ़ाया। और इसके अलावा भारत में क्या था? सुप्रीम कोर्ट नहीं था उस समय। किसी को अगर जो है एक तरीके से मतलब लास्ट सुनवाई करवानी होती थी तो उसे लंदन जाना पड़ता था, प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ता था। जैसे कोई मुकदमा यहाँ से हार गया बंदा और अब उसे आगे सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है, उससे बड़े मतलब भारत में जो जितने न्यायालय थे, मान लो हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से हार गया कोई बंदा, अब उसे आगे मुकदमा करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन जाना पड़ेगा। लंदन में प्रिवी काउंसिल में उसकी मुकदमे को सुना जाता था। तो बहुत दूर था, महंगा पड़ता था। इसीलिए बना रखा था लंदन में कि भारतीय जो है मुकदमा जब हार जाएं तो अपना जो है आगे जा ना पाएँ, जो पैसे वाले वही जा पाते थे। तो इन्होंने कहा कि जो है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं दिया, लेकिन कहा एक जो है ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो मतलब अपीलीय न्यायालय हो। जो क्या हो? अपीलीय। भाई जो व्यक्ति हारा हुआ, जो हारी हुई पार्टी है, वो अपील कर सके किसी ऐसे संस्था में जो आखिरी निर्णय दे सके। तो इसलिए
इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था भारत में स्थापित होनी चाहिए, लंदन तो बहुत दूर है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी बातें जो है कहाँ पर आई। इसके अलावा जो मूल अधिकार है वो भी जो है महत्वपूर्ण चीज़ें थी। मूल अधिकार की बात ये करते हैं, किसकी बात करते हैं? मूल अधिकार। 19 मूल अधिकार की बात करते हैं। उस समय कितने मूल अधिकार की बात करते हैं? 19। इन्होंने ही जो है मताधिकार की बात की थी। पहले गिने चुने लोगों को अधिक वोट देने का अधिकार था, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और जो है कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति वही वोट दे पाते थे, बाकी आम पब्लिक नहीं दे पाती थी, स्त्रियां तक जो है भागीदार नहीं ले पाती थी। तो इन्होंने कहा कि जो है वोटिंग व्यवस्था वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, यानी जो भी व्यक्ति वयस्क हो गया है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अधिकार सबसे पहले इस चीज़ को रखने वाले कौन थे? जो है ये नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, ये भी बात इन्होंने कही कि चाहे गोरे हों चाहे काले हों, सब कानून के सामने क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तो ऐसे करके इन्होंने 19 मूल अधिकारों की मांग की अपने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो इस तरीके से ये कुछ जो है क्या था? रिपोर्ट था नेहरू का, जो इसीलिए बहुत सारी बातें, भाई मूल अधिकार वगैरह हैं हमारे संविधान में, तो ये सब चीज़ें आज के संविधान में देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसको पूर्वगामी कहा गया, वर्तमान संविधान का पूर्वगामी। यानी पहले से ही इसमें झलक दिखाई देती है, हमारे आज के संविधान की झलक कहाँ दिखाई देती है? नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू जी ने, और कौन से प्रश्न अब यहाँ पर आएगा कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने या मोतीलाल नेहरू ने? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने। दोनों लोगों के नाम के पीछे नेहरू लगता है। एक्चुअली लोग एक नहर के किनारे रहते थे, इनका मकान बड़ा सा था नहर के किनारे, इसीलिए इनकी टाइटल पड़ गई नेहरू है, इसलिए टाइटल पड़ गई नेहरू। तो इसलिए जो है टाइटल जो, और गांधी इसलिए टाइटल पड़ी है, जैसे गांधी टाइटल भी देखने को मिलता है, जैसे महात्मा गांधी थे। तो ये लोग मोस्टली गुजराती थे और गुजरात में इत्र का व्यापार करते थे। इत्र में क्या निकलता है? सुगंध। इत्र में गंध निकलता है, सुगंध निकलता है, तो उस गंध के नाम से क्या पड़ गया? गांधी पड़ गया। तो ऐसे टाइटल इनके लोगों के उभर करके आए सामने। तो इस तरीके से जो है ये नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई। क्या क्या चीज़ हम लोगों ने देखा? साइमन कमीशन के विरोध किया गया। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को जो है गठित किया गया, और इसके गठन के बाद भारतीय लोगों ने विरोध किया। भारतीय लोगों ने विरोध किया। अब भारतीय लोगों ने विरोध किया तो लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा कि भैया जो है 24 नवंबर 1927 को तुम्हारे अंदर अगर दम हो तुम बना लो संविधान और लोगों से अप्रूव करा लो। तो जो है इस तरीके से बैठकें होती हैं। 2 बैठकों के बाद में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, और 9 सदस्यीय समिति में उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसके बाद में 10 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं अगस्त 1928 को, जिसमें ये बातें थी। अब भारत में भाई बर्केनहेड तो जानता ही था कि सभी सहमत नहीं होंगे, तो भारत में सब सहमत नहीं हुए। तो कौन कौन असहमत दर्शाते हैं? कांग्रेस के लोग ही असहमत दर्शाते हैं। पहली बात तो इसमें देखते हैं कौन कौन से लोग असहमत करते हैं। तो ये देख लो, सबसे पहले बात घर की ही करते हैं। कांग्रेस में ही जो है इनके बेटे ने ही विरोध किया। सबसे पहला विरोध तो घर से ही शुरू हुआ ना, जवाहरलाल नेहरू ने ही विरोध किया। हाँ, बच्चा नहीं था, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, जेएल नेहरू, ठीक। जेएल नेहरू के साथ साथ में विरोध करते हैं सुभाष चंद्र बोस भी, जो कि स्वयं क्या थे? सदस्य थे। सुभाष चंद्र बोस स्वयं जो है सदस्य थे इसके, और इन्होंने भी विरोध किया। इन्होंने क्यों विरोध किया? क्योंकि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य। अधिराज्य मतलब एक राज्य है, जैसे भारत क्षेत्र है, तो इस भारत क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार तो रहेगी, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्रों में शासन हमको भी करने का मौका दिया जाए। इसे क्या कहा जाता है? अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, या डोमिनियन स्टेट कहा जाता है इसको। तो डोमिनियन स्टेट की ये नेहरू रिपोर्ट की मांग थी, ठीक। तो ये दोनों बंदे गरम खून युवक भिड़ गए, कह रहे हम डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? पूर्ण स्वराज लेंगे। हम लेंगे पूर्ण स्वराज। अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से डंडा लेकर के, और पूरा कब्जा हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश है,
हमारा देश है, इनको भगाओ यहाँ से। तो पूर्ण स्वराज की बात की इन दोनों ने मिलकर के। गांधी जी आ गए थे, गांधी जी ने कहा बेटा अभी पूर्ण स्वराज की बात मत करो, अभी बड़े सपने मत देखो, अभी जो है जो मिलने जिसकी मांग हम कर रहे हैं वही जायज़ है इस समय परिस्थिति को देखते हुए। तो दुलार पुचकार दिया तो दोनों मान गए, लेकिन कहा कि इनको समय देते हैं। गांधी जी ने कहा 1 वर्ष का समय देते हैं, लास्ट समय देते हैं 31 दिसंबर 1929 का, 31 दिसंबर 1929 का समय देते हैं कि इतने समय में हमको अधिराज्य का अधिकार दे दिया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे दिया जाए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में हमको शासन करने का अधिकार दे दिया जाए। तो अल्टीमेटम क्या दिया? 31 दिसंबर 1929। इन दोनों बच्चों को समझा बुझा करके ये कहा गया, कहा ठीक है कोई बात नहीं। और लेकिन नेहरू जी ने कहा अगर ये डेडलाइन पूरी हो गई और नहीं मिला तो कहे अपनी मर्जी कर लेना। गांधी जी कहा अपनी मर्जी कर लेना। अब 31 दिसंबर डेडलाइन पूरी हो गई, रात को 12 बजे डेडलाइन दिया था, रात को 12 बजे पूरा होगा ना। नेहरू जी जाते हैं लाहौर में रावी नदी के किनारे, तिरंगा फहरा देते हैं, कहते हैं आज से हम जो है पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे, क्योंकि डेडलाइन दे दी थी। तो पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं। कहाँ, कब से? 31 दिसंबर 1931 की मध्य रात्रि को, जैसे ही 1929 जैसे ही चर्च का घंटा बजा, 12 बजाया, वैसे ही उन्होंने भारतीय झंडा फहरा दिया, बोला आज से हम लोग संघर्ष करेंगे पूर्ण स्वराज के लिए, अब अंग्रेजों को भारत से भगाना है। तो ये दोनों बच्चे तो मान गए, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर कहानी। अब यहाँ पर विरोध की बात कर रहे थे, अब और कौन कौन विरोध कर रहा है? जिन्ना आ गया विरोध करने के लिए, लीग आ गया विरोध करने के लिए, जो है मुस्लिम लीग में, अब मैंने इसके पहले बताया था मोहम्मद शफी जो है विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, लीग लेकिन साथ में थे, जिन्ना साथ में थे। लेकिन यहाँ पर जिन्ना जो है अलग हो गया, शफी के साथ हो गया, और किसका विरोध करने लगा? नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने विरोध किया। कहा कि भैया ये जो तुम लेके आए हो इसमें हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। पहले ही कान भर दिया था कौन? बर्कनहेड ने पहले ही कान भर दिया था, कहा था तुम्हारे तो कुछ उसमें है ही नहीं भैया। तो कहा ऐसा करते हम एक 14 सूत्री फार्मूला देते हैं, 14 जो है बात बताते हैं, 14 बातें बताएंगे और तुम हमारे बात को मान लो तो हम तुम्हारी बात भी मान लेंगे, यानी तुम्हारी रिपोर्ट मान लेंगे। तो वो पहले से तैयार करके रखा था, एक्सरसाइज कर लिया था बर्कनहेड के साथ बैठ करके कि ये लिखो, तो लिख लिया होगा, 14 पॉइंट लिख लिया था। कहा ये देखो हमारा ये 14 सूत्री जो है कार्यक्रम है, 14 सूत्री फार्मूला है, और इस फार्मूले को तुम मान लो तो हम तुम्हारा मान लें। तो उसने फार्मूला अजब गजब बना रखा था, कौन मानेगा। उसने कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था है, मतलब जो निर्वाचन मंडल में सांप्रदायिक व्यक्ति, एक विशेष संप्रदाय के लोग हैं, वो जो है इलेक्शन में निर्वाचन में भाग लेंगे, तो उसे नहीं ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहली बात वही, उसी पे उसके अड़ गया बात पे। तो ये इस बात को तो नेहरू रिपोर्ट खारिज कर रहा था, इसको क्यों मान लेंगे। और इतना ही नहीं, इसने कहा कि जो भारत देश है, भारत देश में जितनी भी सीटें हैं, प्रांतीय सीटें, जितनी भी केंद्रीय सीटें हैं, सब पर 1/3 मुस्लिमों को क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। सारी सीटों पर 1/3 आरक्षण होना चाहिए। किसका? मुसलमानों का। जिन्ना ने जो है ये बात कर दी। ये पहले से ही भिड़ाया गया था, बर्कनहेड द्वारा पहले से ही भिड़ा दिया गया था। भाई यहाँ पर हिंदू एक बहुसंख्यक जनसंख्या थी, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में हिंदू रहते थे, लेकिन ये एक बात कहता कि अल्पसंख्यकों को दिया जाए 1/3 तो बात मान ली जाती। ये कह रहा सिर्फ मुसलमानों को दिया जाए, अल्पसंख्यक में और भी तो जाति के धर्म के लोग थे। तो इसने कहा मुसलमानों के लिए 1/3 सीट जो है प्रांतीय विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 सीट रिजर्व कर दिया जाए। किसके लिए? मुसलमानों के। और इसके अलावा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम प्रांत वाला क्षेत्र, सिंध वाला क्षेत्र, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बाकी तो सब में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कोई छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए कि इनका पुनर्सीमांकन कर दो जिससे कि इधर उधर बंटवारा हो जाए। हमारे यहाँ तो सीट निश्चित हैं, तभी तो इलेक्शन हुए थे, तो इसमें से कांग्रेस हार गई थी। यहाँ से कांग्रेस बहुमत में कहाँ आई थी? क्योंकि यहाँ पर कैसा था? सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी। तो इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इनका पुनर्वितरण नहीं किया जाना चाहिए, सीटों का
पुनर्वितरण नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल बने यानी चुनाव लड़ करके जाएंगे नेता बन करके, जो है सांसद विधायक बन करके, तो उस मंत्रिमंडल में जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें 1/3 मंत्री कौन होने चाहिए? मुसलमान होने चाहिए। तो हद तो तब कर दी जब कहा कि 1/3 मंत्री कौन होने चाहिए? मुसलमान होने चाहिए। तो 1/3 मंत्री मुसलमान होने चाहिए, ये भी बात कह दी। तो इस तरीके से ये ऐसी कुछ उटपटांग बातें कह रहा था। और सिंध की बात इसने भी की थी कि सिंध को भारत में जो है उसको अलग कर दिया जाए, जो है उससे क्या नाम है, मुंबई से अलग एक प्रांत बना दिया है। तो ये तो तीनों जगह कॉमन देखने को मिलती है। तो कुछ बात तो रखेगा कि थोड़ा सा पढ़ करके मतलब मुस्कुरा दें नेहरू रिपोर्ट वाले कि हाँ चलो ये हमारी बात लिख रहा है। तो इस तरीके से ऐसे करके 14 बातें लिखी। जो महत्वपूर्ण बात ये 2-3 बातें थी। तो ऐसे चीज़ों को फिर भाई हम एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भारत में जो है कोई किसी तरीके से सांप्रदायिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सबको सामान्य रूप से बस सीटें रिजर्व कर दो, जायज़ जेन्युइन बात है, जायज़ बात है। लेकिन किसी धर्म विशेष को जो है अल्पसंख्यक और ख़ास करके मुस्लिम धर्म को जो है बढ़ावा देने के लिए सीटों को मतलब रिजर्व कर देना, ये कहीं का न्याय नहीं है। तो इस तरीके से जिन्ना के इस रिपोर्ट को, जिन्ना के इस 14 सूत्रीय फार्मूला को नेहरू ने नहीं माना और जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना। और बर्किनहेड यही तो चाहता था, उसने कहा था ना कि तुम सर्वसम्मत से प्रूव करवा लाओ, फिर हम तुम्हारे बातों को मान लेंगे और उसी दिन हम भारत छोड़ चले जाएंगे। और नहीं माना, दोनों में होगी विड़म्ब, दोनों एक दूसरे की बातें नहीं माने। और इसके अलावा जो है ये भी हमारे कम नहीं थे, हिंदू महासभा वाले, ये भी नहीं माने नेहरू रिपोर्ट। कहें इसमें कुछ है ही नहीं हमारे लिए, हम क्या माने। तो हिंदू महासभा वाले, यही हिंदू महासभा बाद में जा कर के जो है संघ बन जाती है और बीजेपी बन जाती है, ये वही है हिंदू महासभा वाले। ठीक, तो हिंदू महासभा ने इस बात को नहीं माना। ठीक, और इसके अलावा सिख लीग ने भी इस बात को, इनकी नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना। किसने? सिख लीग ने। तो ये सब लोगों ने नेहरू रिपोर्ट को माना ही नहीं, उसको मान्यता ही नहीं दी। तो अपने आप ही नेहरू रिपोर्ट क्या हो गया? खारिज। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब लागू कर दी गई? 27 मई 1930 को लागू कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद में ज़्यादातर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में साइमन कमीशन से ही लिया गया है। तो ये सारी व्यवस्था थी किसकी? नेहरू रिपोर्ट की और जिन्ना की 14 सूत्रीय कार्यक्रम की, 14 सूत्रीय कार्यक्रम या 14 सूत्रीय जो है फार्मूला का। ठीक, तो ये समझ गए। इससे मोटा मोटी जो बात निकल के आती है, 3-4 बातें बस याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्या क्या बनेंगे? एक तो नेहरू रिपोर्ट जो है बर्किनहेड द्वारा चैलेंज किया गया, तब आया। ठीक है, राज्य सचिव, भारत सचिव बर्किनहेड द्वारा। और ये जो है 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक, और इसके काउंटर पार्ट में जो है जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय फार्मूला दिया था। ठीक, अब हम लोग बायो पढ़ेंगे।